अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान। इंडिया हमेशा से ही एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है, यानी एक कृषि प्रधान देश रहा है। करीब 85% पॉपुलेशन हमारी उस समय कृषि और कृषि से रिलेटेड जॉब से ही पैसा कमाती थी। तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 85% काफ़ी होती है पॉपुलेशन देश की, वो गांव में ही रहती थी और एग्रीकल्चर से ही पैसा कमाया करती थी। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में होने के बावजूद भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी नहीं। जनरली पूरे ब्रिटिश रूल के टाइम ये स्टैग्नेंट रही और कुछ जगहों पे ये डिटीरियोरेट भी होगी। मतलब इसमें ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो स्टैग्नेशन का मतलब यही होता है कि ग्रोथ का ना होना, जितना प्रोडक्शन हर साल हो रहा है उतना ही होता गया और कहीं कहीं कुछ कमी भी देखी गई। ये जरूर दिखाता कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर वो प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट के कारण नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उसके कारण टोटल प्रोडक्शन में बढ़त दिख रही है, पर वो इसलिए हमें दिखता था कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादा जगह पे खेती हो रही थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे थे और नई नई जगहों पे खेती कर रहे थे, सो प्रोडक्शन वैसे बढ़ रहा था। पर एकड़ अगर हम देखें कि प्रोडक्शन कैसा था तो वो नहीं बढ़ रहा था। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं। सपोज 1 एकड़ लैंड में हम 1000 kg वीट लगाते हैं या 1000 kg वीट पैदा होता है। अगर ये 1000 kg से बढ़ के 1300 kg पर एकड़ होने लगे, कैसे? बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज के कारण या बेटर सीड्स यूज करने से, तो आप बोलेंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। इंडिया में उस समय ऐसा नहीं हो रहा था। प्रोडक्शन बिल्कुल सेम हो रहा था पर एकड़, और ऊपर से मौसम के कारण प्रॉब्लम अलग होती थी। कभी अच्छी फसल हो रही है, अच्छी का मतलब जो हर साल होती है उतनी, और कभी बिल्कुल फसल नहीं होती थी, कभी कम होती थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी और ब्रिटिशर्स ने इसके लिए कुछ नहीं किया। तो हमारे किसानों की स्थिति वैसी की वैसी रही। किसानों की इनकम भी बहुत कम थी। कोई न्यू टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा पिछड़ा ही रहा। डिसनल लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इस चीज के कारण टेक्नोलॉजी की कमी, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, ये सब कारण थे लो प्रोडक्टिविटी के। और सबसे बड़ा कल्प्रिट जो था वो था हमारे यहाँ का जमींदारी सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। किसानों के पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे? जमींदारों से किराए पे जमीन ले लिया करते थे। तो पूरी मेहनत किसान करते थे और उन्हें तो मुश्किल से पेट भर खाना मिल पाता था। सारा पैसा जो प्रॉफिट हुआ करता था वो जमींदार ले आते थे। ऊपर से इन जमींदारों ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलके जमीन को बेहतर करने के लिए या इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इससे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती गई। जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो किसानों की हालत खराब ही हो रही थी। अच्छा, अब ऊपर से ये जो डायरेक्ट मार किसानों पर पड़ रही थी, चाहने के बाद भी वो फसल जितनी भी पैदा हो या ना हो, उन्हें जमीन पर रेंट तो चुकाना ही पड़ता था। इसके ऊपर से वो खेती करने के लिए जमींदारों से ही पैसा लेते थे। उनके पास तो बीज, खाद, पानी, बिजली, बिजली तो खैर हार्डली कुछ हुआ करती थी, इन सब के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। सो जमींदारों से लेते थे पैसा और जमींदार उनको काफी ऊंचे इंटरेस्ट रेट पे पैसा उधार देते थे और इसी उधार के चक्कर में किसान दबता चला गया। तो ये जमींदारों पर जो एक दबाव था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी दबाव था। तो वो क्या करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी जमींदारों से, तुम हमको टाइम पे पैसा दो, जमीन का रेंट दो। तो जब जमींदारों को समय पे लगान चुकाना पड़ता था तो ये जमींदार किसानों पे दबाव डालते थे। अदरवाइज ब्रिटिशर्स उनकी जमीनों को जब्त कर लिया करते थे। तो इसलिए जमींदार लगातार किसानों पे दबाव बनाते रहे। तो लास्ट पैरा हम देखेंगे तो क्या बोल रहा है? टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर zamindars adopting such an attitude. Dates for depositing specific sums of revenue were fixed, failing which the zamindar were to lose their rights. तो इन्होंने इनके साथ जो अग्रीमेंट किए हुए थे जमींदारों ने ब्रिटिशर्स के साथ, उसके अकॉर्डिंगली उनको स्पेसिफिक लगान चुकाना पड़ता था फिक्स तारीख पे। और नहीं कर पाते थे तो उनसे जमीन ले ली जाती थी, इसलिए वो किसानों पे अत्याचार करते थे। ये सिस्टम चलता रहा। तो जमींदारी था सबसे बड़ा कल्प्रिट जिसने किसानों, छोटे किसानों का
हमेशा दबा के रखा, आगे नहीं आने दिया, और ओवरऑल उससे हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हो पाई। सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे थे, ब्रिटिशर्स अपना इंटरेस्ट देख रहे थे, जमींदार अपना इंटरेस्ट देख रहे थे। एक बेचारा किसान था, गरीब था, जो हमेशा से पिसता चला आया है, आज भी पिसता है। एनीवेज, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे, कारण क्या थे एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टैग्नेट हो गया था ब्रिटिश रूल में। तो हमने देखा कि जमींदारी सिस्टम ही मेन कारण था किसानों की बदतर हालत के लिए। पुराने तरीके से खेती करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही थी, कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। एक और कारण था किसानों की खराब स्थिति था कि ब्रिटिशर्स ने किसानों को कैश क्रॉप्स की खेती करने का दबाव डालना चालू कर दिया। कारण ये था कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था ब्रिटेन वापस ले जाने के लिए, ताकि वो वहाँ पे अपना प्रोडक्शन जल्दी जल्दी कर सकें। तो इस कारण से हमारे छोटे किसानों को ये करने पर मजबूर कर दिया गया कि आप कैश क्रॉप्स उगाएं। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? वो क्रॉप्स जिनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता बट जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, जूट हो गया। ये चीजें कंज्यूम तो कर नहीं सकते, हाँ इनकी जरूरत इंडस्ट्री में पड़ती है। तो मोस्टली मेन कैश क्रॉप थी कॉटन, जिसको हमारे किसान उगाते थे। पर इससे उनका एक नुकसान ये होने लगा कि वो जो थोड़ी बहुत फूड ग्रेन्स उगाते थे अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, ताकि पेट भर खाना खा सकें साल भर, अब वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको कैश क्रॉप उगाना पड़ती थी। सो ये एक गड़बड़ काम कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। उनको ये नहीं पड़ी थी कि ये खाएंगे कहाँ से, उनको तो बस ये था कि तुम कैश क्रॉप उगा के हमें सप्लाई करो। पैसा मिलता नहीं था उसका, उनको मजदूरी दे दिया करते थे जमींदार। ये जो चीज चालू हुई किसानों द्वारा कैश क्रॉप्स उगाने की, इसको कहा गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये हुआ खेती करना सिर्फ बेचने के पर्पस, माल बेचने के पर्पस से। आप सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ सस्टेनेंस के लिए एग्रीकल्चर ना करते हुए सिर्फ माल बेचने के लिए ये कर रहे हैं। सो किसानों को अगेन इसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मोस्टली किसान फार्म वर्कर्स हुआ करते थे और लैंड ओन नहीं करते थे। जो भी प्रॉफिट होता था वो जमींदार के पास चला जाता था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस इरिगेशन में जरूर हुई थी, बट वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड, ड्रेनेज से रिलेटेड, या डीसैलिनेशन से रिलेटेड, या टेरेसिंग से रिलेटेड कोई भी काम न जमींदारों ने किया, न ही अंग्रेजों ने किया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो किसान किराए पे जमीन लेके खेती करते थे उनका प्रोडक्शन खराब ही होता रहा, और उनको रेंट चुकाना पड़ता था, लगान चुकाना ही पड़ता था। अगर फ्लड कंट्रोल मतलब कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो पानी भर जाता है खेत में, उसकी ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, और जमीन में जो सॉल्ट की मात्रा होती है वो ज्यादा अगर है तो उसको डीसैलिनाइजेशन कैसे किया जाए वो किसानों को पता नहीं था, और इस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा से काफी कम रही। ये जरूर हुआ कि कुछ जो वेल टू डू फार्मर्स थे जिनके पास पैसा था वो कैश क्रॉप्स लगाने लगे, तो उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ। बट देन लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स और स्मॉल फार्मर्स, टेनेंट्स मतलब जो खेतों को किराए पे लेते थे, और छोटे फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स। तो शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे जो दूसरों के साथ मिलके फसल लगाते थे, 2-4 लोग मिलके एक जमीन पे फसल लगा रहे हैं। ये सबको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सो ये कहानी थी हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर की, और इसका जिस्ट ये है कि एग्रीकल्चर को भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खराब कर दिया था।